हाय गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। गाइस, आज का हमारा वीडियो होने वाला है एक टॉपिक के ऊपर जो कि एनल फिस्टुला है। और ये टॉपिक है बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उससे लिया गया है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानेंगे कि एनल फिस्टुला क्या होता है। एनल मीन्स होता है एनस और फिस्टुला मीन्स होता है कि एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स। दो ऑर्गन्स के बीच का जो एबनॉर्मल कनेक्शन है, जो एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है, उसको फिस्टुला कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेफिनेशन कि क्या होता है एनल फिस्टुला। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एन एनल फिस्टुला इज ए स्मॉल टनल। जो एनल फिस्टुला होता है एक स्मॉल टनल होता है। टनल मीन्स होता है सुरंग, ठीक, दैट डेवलप्स बिटवीन द एंड ऑफ द बवेल एंड स्किन नियर द एनस। और ये जो टनल होता है वो कहाँ डेवलप होता है? बिटवीन द एंड ऑफ द बवेल, मतलब जो बवेल होता है उसके एंड में और उस स्किन पे जो एनस के नज़दीक होता है, नियर द स्किन। मतलब एक सुरंग बन जाना, एक टनल बन जाना बवेल के एंड में और वो स्किन के बगल में जो कि एनस के नज़दीक स्किन है, वहाँ पे सुरंग का बन जाना, टनल का बन जाना ही फिस्टुला कहलाता है। चूँकि फिस्टुला एनस के बगल में बनता है इसलिए इसको एनल फिस्टुला कहते हैं, ठीक है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं कि एनस कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका पूरा नेम कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। ये पूरा जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक। ये इसका जो पोर्शन देख रहे हो आप, ये अपेंडिक्स है, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, उसको सीगम कहते हैं। ऊपर की तरफ जाता है तो उसे असेंडिंग कोलोन कहते हैं। सारे कोलोन बने हुए हैं, ठीक है। असेंडिंग कोलोन होता है, ये ट्रांसवर्स कोलोन होता है। फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये डिसेंडिंग कोलोन होता है। इसके अलावा सिग्मोइड कोलोन होता है, रेक्टम होता है, एनल कैनाल वाला ये रीजन होता है और सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है एनस। एनस जो होता है यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्फिंक्टर जो मसल्स को कंट्रोल करते हैं, स्फिंक्टर जब भी मतलब स्टूल पास आउट करना होता है तो यही मसल्स होती है जो जिससे इंसान जो होता है कंट्रोल करने में हेल्प होता है, ठीक। तो इसके दो स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। एक तो एक्सटर्नल होता है जो बाहर की तरफ होता है, तो वो होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो स्केलेटल मसल्स का होता है। और इंटरनल भी स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है वो स्मूथ मसल्स का बना होता है, ठीक। ये होता है एनस आपका, जैसे कि मैंने बताया। अब जो हम फिस्टुला पढ़ रहे हैं वो कौन सा फिस्टुला है? एनल फिस्टुला, यानी एनस का वो फिस्टुला हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाना वही होता है एनल फिस्टुला। या फिर उसके अगल बगल के जो भी पेरिनियल स्किन होती है, एरिया होता है उसके अगल बगल कोई एक एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाना। ओपनिंग होने के बाद कनेक्शन एनस से जुड़ जाना, ठीक है। मतलब मेन रूट तो ये होता है एनस से, पर एक अलग से भी अंदर किसी स्किन के अंदर से एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाना वो होता है आपका एनल फिस्टुला, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डायग्राम हुआ। अब हम इसका थोड़ा सा और जान लेते हैं अंदर क्या लिखा हुआ है। कि जैसा कि हमने देखा है कि एनल फिस्टुला क्या होता है, ये स्मॉल टनल होता है जो डेवलप होता है बवेल के एंड में और जो उस स्किन के पास होता है जो एनस के नज़दीक होता है, ठीक, उसे एनल फिस्टुला कहते हैं। इसके अलावा है दैट आर यूजुअली द रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन नियर द एनस कॉजिंग अ कलेक्शन ऑफ पस। मतलब एनल फिस्टुला क्यों होता है? स्पेशली कब होता है? जब इन्फेक्शन होता है, ठीक। एनस के अगल बगल किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है जहाँ पे पस का कलेक्शन हो जाता है, यानी एब्सेस का कलेक्शन हो जाता है। जो उसके अगल बगल टिश्यूज़ हैं, जो उसके अगल बगल जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, उनके अगल बगल किसी भी कारणवश इन्फेक्शन की वजह से पस का कलेक्शन हो जाता है। इसकी वजह से एनल फिस्टुला डेवलप होता है। व्हेन द पस ड्रेन्स अवे, जब यहाँ पे पस का कलेक्शन हुआ था, एब्सेस का कलेक्शन हुआ था, अब क्या होता है जब ड्रेन होता है इट कैन लीव अ स्मॉल चैनल बिहाइंड। पस तो निकल आते हैं बट एक चैनल की तरह वहाँ पे बना हुआ रहता है। टनल मतलब सुरंग की तरह बना हुआ होता है, वो होता है फिस्टुला। सो इस तरीके से जो फिस्टुला होता है वो डेवलप होता है। तो हम अब जानेंगे कि कॉजेस कौन कौन से होते हैं एनल फिस्टुला के डेवलप होने का, ठीक। तो यहाँ पे पहला है कि प्रीवियस पेरी एनल एब्सेस फॉर्मेशन। कभी पहले एब्सेस का फॉर्मेशन हुआ होता है तो एनल फिस्टुला डेवलप हो सकता है।
वो एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रॉमा, कभी चोट लगा हो तो एनल फिस्टुला डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है रेडियोथेरेपी, अगर उसके अगल बगल एरिया में जो एनस का रीजन था, अभी जो मैंने दिखाया था, ठीक है, ये वाला रीजन, ये एनस है, इसके अगल बगल एरिया में रेडियोथेरेपी अगर दिया गया है उस पेशेंट को, तो भी कारण है एनल फिस्टुला होने का। रेडियोथेरेपी क्यों दिया गया है? कभी हो सकता है उस पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर हो या रेक्टल कैंसर है, उस कैंसर को ट्रीट करने के लिए रेडियोथेरेपी दिया गया हो, और उस रेडियोथेरेपी की वजह से एनल जो फिस्टुला है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है फिजर। फिजर यानी एक कट का निशान बन जाना, ठीक है, फिजर यानी कट का निशान बन जाना, लैक्रिएशन भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कट लग जाना। सो वो एक कट जो होता है, हो सकता है टनल के रूप में जो है वो डेवलप हो जाए। सो ये सारे मेन कारण हैं, इसके अलावा बहुत सारे भी कारण हैं, पर मैंने 4-5 जो है मेन लिख दिया है। ये सारे कारण हो सकते हैं एनल फिस्टुला के। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं जब एनल फिस्टुला होता है। ठीक, पहला है पेरी एनल डिस्चार्ज। अगर फिस्टुला होता है तो उस एरिया के पास से क्या होता है, डिस्चार्ज निकलता है, यानी पस का कलेक्शन निकलता है, क्योंकि वहाँ पे एब्सेस तो बन चुका है। ठीक, इसके अलावा क्या होता है, पेरी एनल पेन, यानी उस एरिया में पेन भी होता है, स्वेलिंग होती है, लंप निकलता है, ठीक है, मतलब गांठ की तरह कुछ ना कुछ वहाँ पे बना होता है। इसके अलावा डिस्कलरेशन ऑफ स्किन सराउंडिंग द फिस्टुला, जहाँ पे फिस्टुला हुआ है उसके अगल बगल वाले जो एरिया है, जो स्किन है, वहाँ पे स्किन का कलर डिस्कलरेशन हो जाता है, स्किन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से पेशेंट को फीवर भी हो सकता है। एक्सटर्नल ओपनिंग इन द पेरी एनल डिस्चार्ज, मतलब जो ओपनिंग है बाहर की तरफ ओपनिंग रहता है, ठीक है, एक इंटरनल ओपनिंग भी होता है जब फिस्टुला होता है, और एक्सटर्नल ओपनिंग भी होता है। सो यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग के पास क्या होता है, डिस्चार्ज भी होता है। इसके अलावा जो एब्सेस का फॉर्मेशन हुआ था उसकी वजह से फाउल स्मेल भी होता है, यानी जो बैड स्मेल होता है, बहुत ही महकता है। तो इस तरीके से जब एनल फिस्टुला होता है तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं अपीयर होते हैं एक पेशेंट के अंदर। अब हम जानेंगे कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होगा एनल फिस्टुला का। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से हम पता करते हैं, मतलब पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और कुछ टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर लिखते हैं। अगर वो सारे टेस्ट हैं जो उनसे पता चल जाता है कि एनल फिस्टुला है कि नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो पेशेंट को है ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनल फिस्टुला के लिए, किसी भी डिजीज के लिए, सबसे पहला जो होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे एनल फिस्टुला हुआ है तो पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। तो जो पेशेंट की हिस्ट्री है वो कैसे कलेक्ट करेंगे, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। कहीं उसको कभी पहले बवेल डिजीज तो नहीं हुआ है, कोई भी बवेल से रिलेटेड कोई भी डिजीज हुआ होगा तो हो सकता है कि उसकी वजह से एनल फिस्टुला हुआ है। सो उस चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, जैसे कि हमने पढ़ा था कॉजेज में कि ट्रॉमा की वजह से भी एनल फिस्टुला होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे कि कभी उसको ट्रॉमा, उस जगह पे कभी चोट तो नहीं लगी है, क्योंकि उसके कारण में एनल फिस्टुला हो सकता है। सो उस पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे ट्रॉमा की। इसके अलावा प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, जो जैसे कि प्रोस्टेट या फिर रेक्टल कैंसर कभी पेशेंट को हुआ हो तो उसकी वजह से कभी हो सकता है कि थेरेपी दी गई हो, उस थेरेपी की वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट को एनल फिस्टुला हो सकता है। सो प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी जो है वो चेक करते हैं, पूछते हैं पेशेंट से। ठीक है, ये तो हुआ हमारा हिस्ट्री कलेक्शन। इसके अलावा अब क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन शुड बी एग्जामिनर शुड ऑब्जर्व द एंटायर पेरिनियम। ठीक है, जो वही एग्जामिनर है जो एग्जामिन कर रहा है वो ऑब्जर्व करेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में पहला क्या, ऑब्जर्वेशन होगा। सो ऑब्जर्वेशन करेगा पूरी पेरिनियम रीजन का। ठीक है, जो एग्जामिनर है वो चेक करेगा उस एरिया को। ठीक, इसके अलावा एक्सटर्नल ओपनिंग दैट अपीयर्स एज एन ओपन साइनस और एलिवेशंस ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, जो भी एक्सटर्नल ओपनिंग था, जैसा कि मैंने बताया 2 ओपनिंग होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो बाहर का जो ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग के अगल बगल एरिया में कहीं देखेगा साइनस तो नहीं है, या फिर कहीं ग्रेनुलेशन टिश्यूज तो नहीं है, जो मतलब वहाँ के टिश्यूज जो होते हैं डेड होने लगते हैं, इतना मतलब वो वहाँ की जो सब ब्लड सप्लाई होती है वो रुक जाती है इसीलिए। ठीक, तो वो चेक करता है। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज बाय एक्सटर्नल ओपनिंग, जो भी ओपनिंग हुआ होता है वहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग, उसकी वजह से अचानक से वहाँ पे डिस्चार्ज होने लगता है। सो फिजिकल एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें चेक होती है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में मतलब पेशेंट की स्वेलिंग वगैरह देख सकते हैं, डिस्चार्ज देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनोस्कोपी। एनोस्कोपी यानी मतलब एनस को विजुअलाइज करते हैं। सो विजुअलाइजेशन ऑफ एनस में बी सीन
दे हैव रेडनेस एंड डिस्चार्ज। वहाँ पे भी विजुलाइज करके क्या देखेंगे, रेडनेस कितना हुआ है, स्वेलिंग तो नहीं हुई है, डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसा उसका स्मेल या फाउल स्मेल आता है अगर डिस्चार्ज होता है वहाँ पे, ठीक। इसके अलावा क्या करेंगे, इमेजिंग स्टडी करते हैं, इसमें फिस्चुलोग्राफी करते हैं, मतलब उसमें भी उसको विजुलाइज करते हैं, ठीक है, पेशेंट की कंडीशंस को देखने के लिए उसकी जो फिस्चुला हुआ होता है। तो ये पूरा रहा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम जानेंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा। देखो अक्सर क्या होता है कि जो फिस्चुला होता है उसको ट्रीट करने के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट ही देते हैं, पर उसके पहले हम क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो इन्फेक्शन हुआ था वहाँ पे, इसलिए एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक में ओफ्रामैक्स दे देंगे उसको। पेशेंट को पेन भी फील होता है तो उसके लिए एनाल्जेसिक देंगे, ठीक, ताकि उसके पेन जो है वो रिड्यूस हो सके। इसके अलावा जो रेक्टम रीजन था उसको वहाँ पर ड्रेन आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पस का कलेक्शन भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि सम ऑफ patients will have active infections when they present with a fistula and this requires cleaning up before definitive treatment can be decided. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज़, मतलब जब भी ऐसा होता है पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह, तो सबसे पहला काम होता है फिस्चुला की कंडीशंस में ब्रॉड स्पेक्ट्रम की जो एंटीबायोटिक होती है वो देते हैं, ताकि उससे ट्रीट करके देखते हैं, अगर इसी से ट्रीट हो जाएगा तो आगे फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। पर अगर दिक्कत होता है तो उसके बाद हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, सर्जरी वगैरह करते हैं, ठीक है। सो अब हम जानेंगे कि सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है। पहला होता है फिस्चुलोटोमी होता है, ठीक है, फिस्चुलोटोमी। सो ओटमी का मतलब ही होता है ओपनिंग करना, ठीक। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस द डॉक्टर विल कट ऑन द साइड ऑफ द फिस्चुला। इस प्रोसेस के दरमियान जो डॉक्टर्स होते हैं फिस्चुला के जो साइड होती है, जिस जगह होती है वहाँ पे कट लगाते हैं। दे विल रिमूव द एंटायर इन्फेक्टेड एरिया, पस एंड अदर फ्लूइड्स। फिर क्या करते हैं, कट लगा के जो भी वहाँ पे पस का कलेक्शन हुआ होता है उसको रिमूव कर देते हैं डॉक्टर। फिर होता है फिस्चुलेक्टोमी। एक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। यहाँ पे जो पेरी एनल फिस्चुला उसको यहाँ पे रिमूव करते हैं इस प्रोसेस में। इसके अलावा होता है सेटन फ्लैप। यहाँ पे मतलब एक थ्रेड यूज़ करते हैं, जो थ्रेड होगा वो नाइलॉन या रबड़ का होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल प्रोसेस होता है, ठीक है। इस चीज़ से भी ट्रीट करते हैं। इसके अलावा जो प्लग एंड एडेसिव भी जो होता है उसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है, चिपकाते हैं वहाँ पे, ताकि जो भी टनल होता है वो क्लोज हो जाए। सो इस तरीके से सर्जिकल जो मैनेजमेंट होता है। इसके बाद जो होता है, जो मतलब सर्जरी के बाद जो केयर होती है वो कौन कौन सी केयर होते हैं जो कि थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, ठीक, उसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहते हैं। सो जब सर्जरी हो चुका होता है पेशेंट को तो टॉपिकल ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं, मतलब जो भी ट्यूब देगा डॉक्टर, जो भी लिखेगा एंटीबायोटिक देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या करना है, जो एनल स्किन होगा वहाँ पे अप्लाई करना है जो ऑइंटमेंट होता है, जो मलहम होते हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। इसके अलावा डोंट वरी इफ़ पेशेंट हैज़ सम ब्लीडिंग, डिस्चार्ज और ईचिंग ड्यूरिंग योर रिकवरी। कभी कभी क्या होता है पेशेंट घबरा जाता है, जब मतलब सर्जरी के बाद ब्लीडिंग भी होता है, कभी कभी डिस्चार्ज की भी कंडीशन देखने को मिलते हैं, ईचिंग वगैरह भी होती है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा टेक सिट्स बाथ देते हैं। सिट्स बाथ मतलब पेशेंट की जो कमर जितना पोर्शन है उसको थोड़ा सा वार्म वाटर में हमेशा उसको 15 से 20 मिनट तक एक दिन में कम से कम 2 बार कराते हैं, ठीक है, डीप करके रखते हैं, ताकि जो, क्योंकि पेशेंट की सर्जरी के बाद की जो स्टमक है थोड़ी अपसेट हो जाती है, यानी कंस्टिपेशन और जो यूरिनेशन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इस वजह से उनको सिट्स बाथ भी देते हैं, ठीक है, वार्म वाटर में 15 से 20 मिनट तक। इसके अलावा सर्जरी के बाद पेशेंट को अगर एनाल्जेसिक देता है पेशेंट, जब पेशेंट को अगर पेन वगैरह होता है तो एनाल्जेसिक भी जो डॉक्टर हैं वो देते हैं। इसके अलावा पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे। सो हेल्थ एजुकेशन में पेशेंट को क्या कहेंगे कि उसे कोई भी स्पाइसी फूड नहीं खानी है, जो फ्राइड या ऑयली चीज़ें हैं वो नहीं खानी, नॉनवेज फूड भी यहाँ तक कि नहीं खाने, ठीक है, क्योंकि जो नॉनवेज होते हैं जाहिर सी बात है कि वो मसाले में बनते हैं, ठीक है, एक्सेसिव उसमें स्पाइस होता है। इसके अलावा लॉट्स ऑफ दही जो है वो लेनी है डेली, सलाद लेना है, फ्रूट्स लेने हैं, प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स लेने हैं, मतलब अत्यधिक मात्रा में जो पानी है या फिर जूस है वो ले सकते हैं। लाइट सेमी सॉलिड जो डाइट फ्लूइड है वो भी ले सकते हैं, ठीक है, खिचड़ी वगैरह हो गया, मिक्स्ड चपाती दे सकते हैं मिल्क के साथ, दूध के साथ, मूंग दाल देंगे जिसमें विदाउट तड़का, इसमें तड़का नहीं लगा होगा, ठीक है, मसाले नहीं होने चाहिए बिल्कुल। सो इस तरीके से हम जो है एनल फिस्टुला के पेशेंट को ट्रीट। इसलिए इतना ही। ऐसे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।